संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर दी है। अभी तक हमने ब्रह्मास्त्र की जो हमारी सीरीज है उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो प्यारे से चैप्टर मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट, उसके साथ साथ एक प्यारा सा चैप्टर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कंप्लीट करे हैं। और अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो इंडियन इकोनॉमी में हमने अभी तक चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1952 1990, और आज की वीडियो में हम हमारी जो इकोनॉमी है 1990 से लेके मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज की सबसे खास बात क्या है? सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक नोट्स की तरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। उसके बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, चाहे वो आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं या फिर आपके केस बेस्ड के क्वेश्चन हैं या फिर एमसीक्यूज हैं। मतलब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने पेपर में 40 आउट ऑफ 40 का स्कोर कर सकते हो अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करते हो। और साथ में जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके बुक में भी देखने को मिलेंगे और आपके जितने भी आपके सैम्पल पेपर हैं उन सभी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी कोटेशन के साथ, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर बात करें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जनरली होता क्या है? सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी का एक सेट होता है जिसमें क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि क्या किया जा सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जा सके। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पैकेज ऑफ वेरियस पॉलिसीज। जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जिसमें कुछ पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट टाइप की, वेरियस टाइप की, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड प्रोग्राम फॉर द स्पीडी ग्रोथ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मेक अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। ये इसलिए होते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ इंक्रीज हो सके, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मार्केट में क्रिएट हो सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। हमारी भारत सरकार ने 1991 में क्या किया था? 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था। और इसके पीछे क्या रीज़न थे? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, अभी हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक स्टोरी के माध्यम से, बिल्कुल एक स्टोरी के तरीके से आपको सारे के सारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समझ आ जाएगा। अगर अभी मैं समझाने लगूँ तो आपकी यही क्लास 3 से 4 घंटे की चली जाएगी। तो इसमें हमने आज काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन जो होता है वो करेंगे। उसके बाद कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अगर बात करें हमारे फर्स्ट रीज़न की, तो क्या था? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो डिक्रीज़ हुआ था, और उसके बाद जो क्या हुआ था? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा जो बीओपी होता है, बीओपी जनरली होता है क्या है? जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया से हमारे बाहर जो जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसमें भी हमारी कमी आई थी। माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कब आता है? जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, तो उस समय फिजिकल डेफिसिट की कंडीशन आती है। राइज इन प्राइजेज इंक्रीज हो गए थे। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। 1950 से लेके 1990 के बीच गवर्नमेंट का मेन रोल था। गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती थी, चाहे छोटी से छोटी प्रोडक्शन है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन है, जिससे क्या हुआ? हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें इनबैलेंस क्रिएट हुआ। जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे वो इसलिए काम नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी मंथली सैलरी आएगी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? फेल हो गया हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस।
तो जिसकी वजह से क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। और अगर बात करें स्टेबलाइजेशन मेजर की या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की, तो जो हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर होते हैं ये एक शॉर्ट रन के लिए होते हैं, जो इंट्रोड्यूस करती है हमारी गवर्नमेंट टू कंट्रोल राइज इन प्राइस, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग रन पॉलिसीज होती हैं। द गोल ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज टू अबलिश कंट्रोल्स, एलिमिनेट हर्डल्स एंड रेड टेपिज्म एंड मेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, प्रोसेस है, उसको एफिशिएंट बनाना और एक ट्रांसपेरेंट रखना, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है। इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैन सीन विद द रिस्पेक्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे याद रखना है ये भी बताऊंगा। यहाँ पे आर से आपने याद रखना है कि जो इसकी डेफिनेशन होगी उसमें 2 आर आएंगे। कौन कौन से? रिमूविंग और रेस्ट्रिक्शंस, रिमूविंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस रखी थी। किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखी थी? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ करना चाहे तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो उसको क्या किया, उसको खत्म कर दिया। इसलिए बोला गया कि रिमूविंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, की जो भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने रखी थी उनको रिमूव जब कर दिया तो वो बन गया हमारा लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं लिबरलाइजेशन में क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ था, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ था, फिजिकल रिफॉर्म्स हुआ था। फिजिकल रिफॉर्म जो होता है वो जनरली गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। आपको पता है गवर्नमेंट इंपोजेस हाई टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड कलेक्ट द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी इन सोशल वेलफेयर, है ना। पहले हमारे बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अब एक ही टैक्स है जीएसटी, तो जीएसटी का भी आपका इसमें इंक्लूड है जो टॉपिक है। और अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की, तो इसमें एक्सटर्नल रिफॉर्म्स हुए थे, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए थे। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में क्या था, जनरली गवर्नमेंट ने अपना जो रोल था वो कम कर दिया था, गवर्नमेंट ने अपना रोल डिक्रीज कर दिया था और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया था। क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया था। पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर था, अबॉलिश द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज था, सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज था। तो ये पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया को क्या बोलेंगे हम, हमारे भारत को बोलेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी, घरेलू अर्थव्यवस्था, है ना। और ये पूरा वर्ल्ड है। तो जनरली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टू कनेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो पॉलिसी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन इक्विटी, लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, रिडक्शन इन टैरिफ। और अगर बात करें कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, तो ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या था, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ, ए चेक ऑफ इन्फ्लेशन था, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट था, कंज्यूमर सोवरेनिटी थी। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या था, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया, इंक्रीज इन कंपटीशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और उसके बाद इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, डिस्पेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी और स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है हमारा एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो बाहर की कंट्रीज़ हमारे इकोनॉमी में करती है, जैसे कोक है, पेप्सी है ना, डोमिनोज है। तो ये क्या है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर्स टू बैरियर्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं जनरली रेफर्स टू कोटा बैरियर्स भी बोल सकते हैं, इम्प्लाइंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, है ना, रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इंपोर्ट पे। बायलैटरल ट्रेड एक एग्रीमेंट होता है, रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर, और दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोला जाता है मल्टीलेटरल ट्रेड। डिवैल्यूएशन क्या होता है? यहाँ से याद रखेंगे, DE मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा डिवैल्यूएशन। डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको गवर्नमेंट बजट में भी देखने को मिला। तो इसमें होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट एक कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट एक कैपिटल रिसिप्ट है और क्या है इसमें? डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। इसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए फोकस करा जाता है। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट इन्वेस्टर। जब गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल करती है किसको? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, तो वो होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। और इसमें जो स्लोगन दिया था वो क्या था? वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के आपके कुछ टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। डिमोनेटाइजेशन क्या था? इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2016 में और क्लोजली रिलेटेड था किससे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, जिसमें क्या था? अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, है ना। इसमें क्या था? इसमें इसका जो मेन रीज़न था वो था जो ब्लैक मनी थी उसको रिड्यूस करना, है ना। और इसमें क्या हुआ था? 500 और 200 2000 के नए नोट हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले थे और जो पुरानी जो मनी थी वो कचरा बन गई थी। यहाँ लिखा इट हेल्प्स फाइंड आउट ब्लैक मनी, है ना, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सबसे पहला जो है वो इसके क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका विच स्टार्टेड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसका सही आंसर है 1977। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कार्डियो रिस्पिरेटरी। और थर्ड नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है वो ट्रू सही होगा। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट जो ए और आर है दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। केस स्टडी सेकंड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड कि इंडिया में कैसे आई, 1990s में क्या था, 1991 में आई थी हमारे इंडिया में, है ना। और इससे पहले क्या था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था और गवर्नमेंट ही बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन कर रही थी और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी वो इंक्रीज़ हुई, है ना, और लोगों के एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारे इकोनॉमी में देखने को मिले। कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या था? जैसे हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर थे, जो बेचारे हमारे यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर थे, उनको बहुत लॉस हुआ क्योंकि लोग अट्रैक्ट हुए फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिबरलिज्म एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग, तो इसका सही आंसर है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिंग पॉलिटिकल लिबर्टी। और थर्ड नंबर पे फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। अगर बात करें इसके सेकंड की, तो जब आप इस टॉपिक को, इस केस बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सही आंसर है न्यू लिबरलिज्म। थर्ड नंबर पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। व्हाइल द बिगिनिंग ऑफ द करंट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड टू द पीरियड मच अर्लियर देन द 1990s, तो इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा। अगर असर्शन रीजन की बात करें तो इसका क्या है? असर्शन में स्टार्ट ऑक्युपाइंग द माइंड्स इन अ मेजर्ड मैनर इन द पॉलिसी सर्कल वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द 1970 विच लेड टू अ मेजर शिफ्ट इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर इसके बाद रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बारे में एक हमारे पास काफ़ी अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, पूरी आपको डिटेल दी है जिसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी इन 1991, है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रिड्यूसिंग द पब्लिक डेब्ट और एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी टू इम्प्रूव इकोनॉमी, इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन भी नहीं था, हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात भी नहीं थी। क्या था? रिड्यूसिंग द पब्लिक डेब्ट, जो हमारा पब्लिक डेब्ट था, ठीक है, पब्लिक घाटा था, उसको कम करना एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी था उस समय, जो मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर बात करें द रिडक्शन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक इज एन inalienable component normally included in the conditionally of structural adjustment program, तो इसका फिजिकल डेफिसिट जो है वो बिल्कुल सही है। और जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू सही है। और जो हमारा असर्शन रीजन है इंडिया इकोनॉमी हैज़ बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी होते हैं जिसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ ट्रेंड
एज इंडिकेटेड बाय द जीडीपी ग्रोथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपको आ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि यहाँ नरसिम्हा राव जिन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए पिलर तैयार करे उनके बारे में यहाँ पे लिखा है, पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ पे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी देखने को मिल जाएगा, यस यहाँ पे लिखा है ना। तो इन्होंने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी के लिए एक पिलर तैयार करे थे, 3 पिलर तैयार करे थे, एक LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये अच्छे से पढ़ना आप, यहाँ से आपको आपका केस बेस्ड क्वेश्चन या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। और उस समय हमारे जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए पिलर तैयार करे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके MCQs में भी आ सकता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज आल्सो नोन एज LPG मॉडल ऑफ ग्रोथ, है ना। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि ये इकोनॉमिक मिनिस्टर थे उस समय। New economic policy is to expand the economic wings of the country. Reason है due to economic liberalization और relaxation the import tariff deregulation, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है और आर है वो दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसके बाद एक और हाइपोथेटिकल टेक्स्ट है जिसके बेस पे आपने क्वेश्चनिंग आंसर करनी है, जो 1950 से 1990 के बीच है, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसके कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसमें होगा द मार्केट वाज बिग, हमारी मार्केट ज़्यादा थी, इनफ टू इंक्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड टू प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट द फॉरेन प्रोड्यूसर बट वी फेल्ड टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सरप्लस। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये हमारा जो इससे पहले हमने चैप्टर करा था उसमें भी हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करा था। 100% चांसेस हैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट है, मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद जो हमारी असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा असर्सन ए जो है वो बिल्कुल सही है। मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्योर्ड ह्यूज लॉसेज ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। और रेड टैपिज्म वाज वन ऑफ द रीजन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ सच एंटरप्राइजेज, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो सही है, आर जो है वो गलत है। सॉरी, हाँ, यस, असर्शन ए इज ट्रू बट आर रीजन इज फॉल्स। तो इस तरीके से अगर बात करें, आर रीजन इज ट्रू। अगर इसके बाद अगर असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डेफिसिट लीड टू प्राइस स्पाइरल, है ना। और रीजन है ऑप्शन द फिजिकल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द RBI। यस, इस केस में क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो बोरो कर लेती है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, हायर द सप्लाई ऑफ मनी हायर इज द प्राइस स्पाइरल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। दोनों हमारी जो फिजिकल डेफिसिट की है वो भी बिल्कुल सही है। और फिजिकल डेफिसिट की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है मनी। तो ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड का द करंट अकाउंट BOP डेफिसिट ऑफन लीड टू बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रीजन है करंट अकाउंट BOP डेफिसिट ओपन लीड टू बोरोइंग। देयर आर टू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फाइंडिंग द करंट अकाउंट ऑफ BOP। तो बहुत सारा आपको लेंथी दिया गया है असर्सन और रीजन। तो इसमें जो आपका दोनों पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। असर्सन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर थर्ड नंबर पे बात करें हमारे असर्सन रीजन की डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये एक कैपिटल शिफ्ट है। और इसमें जनरली मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया जाता है और जिसमें गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल आउट करती है प्राइवेट सेक्टर को, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, असर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। डिसइन्वेस्टमेंट इज कंपल्सन फॉर द गवर्नमेंट टू टैकल बजटरी डेफिसिट। नो, ये गलत है और जो रीजन आर है वो इसका सही है।
असर्शन एफडीआई से रिलेटेड है। एफडीआई से रिलेटेड भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एफडीआई लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, है ना, तो ये तो सही है। और एफडीआई लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म बिकॉज एफडीआई implies ownership and management of the domestic enterprises by the foreign companies. Higher FDI leads to the higher economic control of the foreign companies in the domestic market. जितना ज़्यादा बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगी तो कहीं ना कहीं से क्या होता है, एक कॉलोनियलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन द ईयर, तो इसका आपको पता है 1991 में हमारे भारत में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज, लिबरलाइजेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जिसमें रिमूविंग और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, मतलब रिडक्शन इन द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, है ना। पहले क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था, है ना, गवर्नमेंट ही छोटी से छोटी प्रोडक्शन करती थी, बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती थी। और बाद में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आया तो रिमूविंग और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, है ना, जितने भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन सेट करी थी उनको रिमूव कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स, है ना, तो इसका ऑप्शन है टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ये भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स ये भी है, कंट्रोल ऑन पब्लिक डेब्ट ये भी है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके फिजिकल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी आती हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी आती हैं। इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर भी हमने पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ा, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर ये भी पढ़ा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ये कंपोनेंट नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, है ना, तो इसका जो सही है वो सारे आ जाते हैं इसमें, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। अब तो आ गया है हमारा जीएसटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। 18 टाइप्स के टैक्सेस हमारे जीएसटी में आते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए टैक्स स्लैब का 0.5%, 12, 28, है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी था, रिडक्शन इन टैरिफ ये भी था, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंड एक्सपीरियंस कंट्रोल वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू, तो इसका सही आंसर है चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज एंड मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज हाउस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। यस, इसमें क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें होता फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, है ना, रेगुलेट करता था, रेगुलेट से फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने लग गया ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो ये सारे इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर एनईपी इंक्लूड, तो ये क्या इंक्लूड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी इंक्लूड करता है और इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इंक्लूड करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी रिफॉर्म्स भी इंक्लूड करता है और एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जितने भी आपके पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन एन इकोनॉमी आर, तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी था और मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन, तो ये स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 1991, कंप्लीट आपने याद रखना है कौन सा, 24 जुलाई 1991। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंसिंग एज इन केस ऑफ लिक्विड इज नेसेसरी फॉर द, तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको यहाँ से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।